पेश खिदमत है इब्न सफ़ी का नावल सवालिया निशान। इसको 2 हिस्सों में मुकम्मिल कर रहा हूँ। पहला हिस्सा समाप्त फरमाइए। सफदर ने बाएं पैर की एड़ी पर घूमकर पीछे आने वाले के गाल पर तड़ाक से एक थप्पड़ रसीद किया और फुटपाथ की भीड़ काई की तरह फट गई। जिसके गाल पर थप्पड़ पड़ा था ये एक खुशपोश और सेहतमंद जवान था। वो सजदर रह गया। सफदर हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा था, तुम कमीने हो, पिछले साल तुमने मेरी मुर्गी के बच्चे चुरा लिए थे और आज बकरी के बच्चे की टांग तोड़ दी। सूअर के बच्चे नहीं तो आसपास खड़े हुए लोगों को गुस्सा आ गया था और इनमें से कई बेवक्त सफदर पर टूट पड़े। जिस शरीफ आदमी के गाल पर थप्पड़ पड़ा था इसने शायद इसी में आफियत समझी थी कि चुपचाप वहाँ से खिसक ही जाए। ख्वामख्वाह भीड़ भरे मजमे में इसकी तौहीन हुई थी। सफदर पर चारों तरफ से हाथ ही हाथ पड़ रहे थे और वो अपने दोनों हाथों की बदौलत कम से कम मार खाता हुआ चीख रहा था, तुम सब चोर हो, मुर्गी चोर, बकरी चोर, पागल है, अरे पागल है, छोड़ो, हटो, किसी ने कहा। लेकिन फौरी तौर पर इसे नहीं छोड़ा गया। एक आधा हाथ पड़ते ही रहे और सफदर इस तरह उछलता कूदता रहा जैसे किसी नादीदा दुश्मन पर लाठियां बरसा रहा हो। इसके गिर्द भीड़ बढ़ती गई और फुटपाथ का वो टुकड़ा जहां सफदर अपने पागलपन का मुजाहरा कर रहा था राहगीरों से भर गया। तब 2-3 ड्यूटी कांस्टेबल लंबे लंबे कदम उठाते हुए वहां पहुंच गए। मजमा हटाने में इन्हें काफ़ी दुश्वारियां पेश आईं, लेकिन बहरहाल वो फुटपाथ के उस टुकड़े को खाली कराने में कामयाब हो ही गए। अब वहाँ सफदर के अलावा और कोई नहीं रह गया था, लेकिन वो अब भी उसी तरह उछल कूद रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे होश ही ना हो। बदवक्त तमाम कांस्टेबलों ने इसे काबू में किया। तुम कौन हो? एक ने इसका गिरेबान पकड़कर झटका देते हुए पूछा। मैं अनारकली का भतीजा हूँ। और फिर तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? जाओ अपना रास्ता लो, मैं इस वक्त गुस्से में हूँ। अरे पागल है, एक ने दूसरे से कहा। चलो पागल ही सही, तुम्हारे घर तो कुछ मांगने नहीं जाता, सफदर ने अकड़ कर कहा। अपना रास्ता लो वरना मार मार कर भूस भर दूंगा। तुम मारपीट कर रहे थे, एक धाड़ा। तुम्हें तो नहीं मार बैठा? किसको यहाँ से? वरना ले चलो साले को, खतरनाक मालूम होता है, दूसरे ने कहा। हट जाओ, भाग जाओ। सफदर इनकी तरफ झपटा और फिर वो चारों तरफ से इस पर बल पड़े। थोड़ी ही देर में सफदर नीचे था और 2 कांस्टेबल उसे दबोचे हुए थे। करीब के कुछ दुकानदारों की मदद से वो इसके हाथ पैर बांधने में कामयाब हो गए और फिर शायद थाने से ट्रक तलब करने के लिए इनमें एक फ़ोन करने चला गया। जूलियाना फंसवाटर ने फ़ोन पर एक्स्ट्रा की नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से तौक़े के मुताबिक जवाब मिलने में देर नहीं लगी। एक्स्ट्रा की भराई हुई आवाज़ उभरी। यस जूलियाना सर, क्या खबर है? सफदर पागलखाने पहुंचने में कामयाब हो गया है। गुड। उसे जो काम भी सौंपा जाता है वह उसने खूबी अंजाम पाता है। मगर जनाब ये क़िस्सा क्या है? जवाब मिलने के बजाय सिलसिला मुनक़ता होने की आवाज़ आई और जूलिया बुरा सा मुँह बनाकर रह गई। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही, फिर तनवीर के नंबर डायल किए। ज़े नसीब, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। तो ये तुम हो? कानों पर यकीन नहीं आ रहा। जिस चीज़ पर यकीन ना हो उसे पास रखना ही फजूल है, इसलिए अपने कान उखाड़ दो। जूलिया ने भी खुश मिजाजी का मुजाहिरा किया। मुझे कहीं धक्के दिलवाने का ख्याल है? तनवीर ने हंसकर पूछा। नहीं, बस यूं ही ख्याल आया कि कई दिन से तुम्हारी खैरियत नहीं मालूम हुई। और हकीकत है कि खैरियत थी ही नहीं, तनवीर ने कहा। इधर आजकल वो मुझे बराह रास्त अहकाम दे रहा है और मेरा ख्याल है कि इसका दिमाग चल रहा है। हाँ, क्या तुम एक्स्ट्रा के मुतालिक कुछ कह रहे हो? हाँ, उसी के मुतालिक। क्या तुम्हें इल्म नहीं है कि इसने अजीब व गरीब हरकतें शुरू कर दी है? मैं नहीं जानती। जूलिया ने अपनी आवाज़ में तगीर पैदा करने की कोशिश की। कल अगर मैंने थोड़ी अक्ल ना सर्व की होती तो मेरी हड्डियों का भी पता ना चलता। क्यों? तैमूर स्ट्रीट में एक शराब खाना है, एवरग्रीन। वहाँ मुझे इसलिए भेजा था कि मैं इसके मालिक की
मालिक के सर पर एक ज़ोरदार चीज़ रसीद करके भाग आऊँ। नहीं, यकीन करो। फिर तुमने क्या किया? पहले तो मैंने इनकार कर दिया था, मगर फिर मजबूरन। क्यों? तुम तो एक्स2 को अपने जूते की नोकों के बराबर नहीं समझते। मगर बेइज्जती से भी तो डरता हूँ। मैंने पहले इनकार ही कर दिया था, लेकिन उसने धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो खुद मेरे सर पर बाजार चीपते पड़ा करेंगी, बाजार चपाते पड़ा करेंगी। जूलिया बेसाख्ता हंस पड़ी। अच्छा हंस लो, तनवीर गालिबन चिढ़कर बोला था। जिस दिन तुम भी इसके पागलपन का शिकार हुई, इसी दिन मिजाज पूछूंगा। खैर, तुम बताओ कि तुमने फिर क्या किया था। सबसे पहले मैंने हालात का जायज़ा लिया। फ़िलहाल इस खोपड़ी ही को हालत समझ लो जिस पर चीज़ पड़ने वाली थी। वो खोपड़ी अंडे की तरह चिकनी और शफाफ थी, मगर मैंने इसे मुनासिब ना समझा कि वहाँ शराब खाने ही में इसकी खोपड़ी पर चपत आजमाई करूँ। ऐसी सूरत में मेरी चटनी बन जाती, भागते रास्ता ना मिलता। लिहाजा मैंने सोचा कि किसी तरह मोटे और पश्ताखत आदमी को शराब खाने से बाहर निकाला जाए। यानी सिर्फ चपत ज़रूरी थी? जूलिया ने पूछा। यह शर्त नहीं थी कि चपत शराब खाने के अंदर ही पड़े। नहीं, एक्स2 ने वजाहत नहीं की थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने उसे एक बच्चे के हाथ एक ख़त लिख भिजवाया, जिसमें लिखा था कि बराए करम मुझसे चौथी गली के मोड़ पर फ़ौरन मिल लीजिए। मैं आपके फ़ायदे की एक बात बताऊंगी। मैंने सोचा ख़त किसी औरत ही की तरफ से होना चाहिए ताकि वो दौड़ आए। यही हुआ भी। वो ख़त देखते ही रवाना हो गया था और लड़के ने अपनी राह ली थी। जैसे ही वो तैमूर स्ट्रीट के तीसरी गली के सिरे पर पहुंचा, इसकी खोपड़ी बिलबिला कर रह गई। मुझे भी बस मज़ा ही आ गया था। शायद पहली बार मैंने इतनी फराखदिली से किसी की खोपड़ी पर अपना हाथ आजमाया था। और फिर क्या? अब ये भी बताओ कि इसके बाद मैं किस तरह सर पर पैर रखकर भागा। काश मैं इसका होलिया देखने के लिए वहाँ रुक सकता। इसके बाद क्या हुआ? एक्स ने खुद ही फ़ोन करके मेरी इस मेहनत की दाद दी। तुम गप तो नहीं हाँक रहे? जूलिया ने पूछा। गप हाँकने की ज़रूरत ही क्या है? पता नहीं कि ये क्या मामला है। मैं खुद भी हैरत में हूँ, जूलिया ने कहा। क्यों? क्या तुम भी किसी चक्कर में पड़ चुकी हो? नहीं, मैं तो अभी तक महफूज हूँ, मगर सफदर पागलखाने में पहुँच चुका है। क्या मतलब? इसने सफदर में एक आदमी को चांटा मार दिया था, फिर अपने कपड़े फाड़ डाले और पागलों की हरकत करता रहा। आखिरकार उसका हशर ये हुआ कि इस वक्त वो पागल खाने में है। वो क्या सचमुच एक्टिव पागल हो गया है? नहीं, वो तो पागल नहीं हो सकता। अलबत्ता हम सब ज़रूर हो जाएंगे। आखिर मकसद क्या है? अगर हिम्मत हो तो उसी से पूछ लो, जूलिया ने कहा। वैसे मेरा ख्याल है कि शायद तुम्हें भी पागल खाने ही भिजवाना चाहता था, खुदा जाने। अच्छा, जूलिया ने एक तवील सांस ली और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। वो इस मसले पर संजीदगी से गौर कर रही थी। क्या एक्स सचमुच अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है? यह नामुमकिन भी नहीं था। जूलिया ने सोचा कि वो एक अलग थलग रहने वाला एक आदमी है और फिर उसे ज़हनी मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तफरीयात का दलदा भी नहीं मालूम होता, इसलिए इसका दिमाग उलट जाना हैरत अंगेज़ भी नहीं हो सकता। वो थोड़ी देर तक इस मसले पर सोचती रही, फिर एकाएक उसे इमरान याद आ गया। लिहाजा इसीलिए मैं फ़ोन पर इसके नंबर डायल कर रही थी। सिलसिला मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ से खांसियों की आवाज़ें आ रही थी। हेलो, जूलिया ने खांसने वाले को मुखातिब किया। बकरी का गोश्त, 4 आने शेर। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जूलिया ने इमरान की आवाज़ पहचान ली, लेकिन इसकी हरकत पर इसे बड़ा गुस्सा आया। क्या बात है, तुम बहुत खुश मालूम हो रहे हो, जूलिया ने जले कट्टे लहजे में कहा। और दूसरी तरफ से फिर आवाज़ आई। बकरी का गोश्त, 4 आने शेर। तुम गधे हो, जूलिया चिल्ला गई। बकवास बंद करो, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तुम बातें भी करती रहो और मैं गोश्त भी बेचता रहूं, वरना मेरी मिट्टी पलीत हो जाएगी। क्यों? क्या मतलब उसी चूहे एक्टू से पूछो। यानी? इसने कहा। हाँ, इसने कहा है कि अगर मैं गोश्त बेचने से ज़रा भी गाफिल हुआ तो मुझे 20 सड़क पर मुर्गा बना देगा। तुम सच कह रहे हो या मेरा मजाक उड़ाने का इरादा है? अगर मेरे गोश्त बेचने पर तुम्हें अपना मजाक
मजाक नज़र आ रहा है तो तुम ना खरीदना मुझसे बकरी का गोश्त चाराने शेर। सिर्फ 1 मिनट के लिए संजीदा हो जाओ। बीच सड़क पर मुर्गा बनने से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इमरान की आवाज़ कुछ खौफजदा सी थी। क्या ये हकीकत है? हाँ, 100% हकीकत। क्या उसका दिमाग ख़राब हो गया है? मैं भी यही सोच रहा हूँ, इमरान ने कहा और फिर हाँक लगाई। बकरी का गोश्त चाराने शेर। मैंने उससे पूछा भी था कि सिगरेट सर्विस वालों ने ये धंधा क्यों शुरू कर दिया है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। मैं सड़कों पर भी इसी तरह चीखता फिरता हूँ और लोग मुझे पागल समझते हैं। क्या तुम्हें इल्म है सफदर पागलखाने पहुँच गया? हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे सामने ही की बात है। उसे सदर में पकड़ा गया था और मैं वहाँ से गोश्त बेचता हुआ सीधा बंदर रोड की तरफ भागा था। मेरे पीछे दर्जनों बच्चे तालियां बजा रहे थे। आखिर ये सब क्या हो रहा है? खुदा का गज़ब नाजिल हो रहा है और अभी और होगा। लेकिन उसने अभी तक मुझे कोई ऐसा काम नहीं सौंपा। तुमसे सड़क पर झाड़ू दिलवाएगा हो किस ख्याल में? मैं इस्तीफ़ा दे दूँगी। समझ में नहीं आता क्या करूँ। बस मेरा मशवरा है कि अभी से बदक की बोली बोलना शुरू कर दो। शायद यही काम उसे पसंद आ जाए और वो सड़क पर झाड़ू देने का हुक्म ना दे। इमरान, ज़िंदगी से कुछ सोचो। अगर वाकई उसका दिमाग ख़राब हो गया है तो हम किससे फरियाद भी ना कर सकेंगे, क्योंकि हमें यही नहीं मालूम कि वो खुद किसका मातहत है। मैं जानता हूँ किसका मातहत है। X1 का। ये क्या भला है? पामीर नाट में एक वादी है। इसका बादशाह चूंचे धड़े बिल्ली और ऊपरी हिस्से का गुल्फा मालूम होता है। कभी म्याऊं म्याऊं बोलता है और कभी ये शेर पढ़ता है। तेरे वायदे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना, क्या खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। इमरान, बस माय डियर फंड्स वार, बकरी का गोश्त, खामोश रहो। अगर ये ललकार एक्सटो ने सुन ली तो फ़ायदे में ना रहोगी। मैं कहती हूँ संजीदगी से इस मसले पर गौर करो। मैं तो सिर्फ इस पर गौर करता हूँ कि बकरी का गोश्त बहुत सस्ता बेच रहा हूँ। कहीं किसी दिन बकरी के मेकअप में कुत्ता ना बेचना जुआ करना पड़े तो मैं समझ लूँ कि अब तुम भी खुद इसके सामने बेबस महसूस करने लगे हो। क्या किया जाए, मजबूरी है। मैं इसके अलावा और कर भी क्या सकता हूँ? क्यों? वो तो अंधेरे का तीर है, पता नहीं कब और कहाँ आ लगे। अच्छा, तो यही मालूम करने की कोशिश करो कि इसका मकसद क्या है, ज़रूरत क्या है। इसका मुआवजा भी अच्छा खासा ही मिलेगा। तुम अगर माकूल मुआवजे पर मुझसे मक्खियों का स्टॉक करवाना चाहो तो मैं इस पर भी तैयार हो जाऊँगा, क्योंकि आजकल मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। जहन्नुम में जाओ। जुलिया ने जलजला कर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। इसकी उलझन और ज़्यादा बढ़ गई। इमरान ने ब्लैक ज़ेरू के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से फ़ौरन ही जवाब मिला। तुम्हें मेरी तरफ से क्या हुक्म मिला था? इमरान ने पूछा। हुक्म तो नहीं, तो कुछ भी नहीं जनाब। आप किस हुक्म के मुताल्लिक़ कह रहे हो? अच्छा, मुझसे वहीं मिलो जहाँ हम मिला करते हैं। बहुत बेहतर जनाब। इमरान सिलसिला मुनक़ता करके लिबास तब्दील करने लगा। इसने ब्लैक ज़ेरू को इसी फ़ोन से रंग किया था जिसके नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी में मौजूद थे। बाहर आकर इसे इस इलाके तक पैदल जाना पड़ा जहाँ किराए के गैरेज थे। इन्हीं में से एक में इमरान की कार भी रहती थी। कुछ देर बाद वो टिप टॉप नाइट क्लब की तरफ जा रहा था। वहाँ पहुँचकर उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ब्लैक ज़ेरू ने भी वहाँ पहुँचने में जल्दी ही की थी। वो डाइनिंग हॉल में एक मेज़ के गिर्द बैठ गए। मैं आपकी इस कॉल का मतलब नहीं समझा। क्या तुम्हें इल्म है कि सफदर पागलखाने पहुँच गया है? मैं नहीं जानता। कब? ब्लैक ज़ेरू ने कहा। हैरत थी। आज शाम का वाक़या है। और क्या तुम्हें इल्म है कि तनवीर ने एक शरीफ आदमी के सर पर चपत रसीद की थी और फिर वहाँ से भाग निकला था? मैं इसके मुतालिक भी कुछ नहीं जानता। अच्छा, इधर पिछले 1 हफ़्ते के अंदर तुम्हें मेरी तरफ से कोई ऐसा पैगाम नहीं मिला जिस पर तुम्हें हैरत होती? जी नहीं, ख़तई नहीं। इमरान ने एक तवील सांस ली और फिर बोला, कोई एक्सटू और इसके साथियों को बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है। यह कैसे मालूम हुआ? इन दोनों को एक्सटू ही की तरफ से ऐसे पैगाम मौसूल हुए थे। यकीन कीजिए, मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की। ब्लैक ज़ेरू भुखला गया।
मुझे तुम पर एतमाद है। इमरान सर हिलाकर बोला, ये मुमकिन है कि किसी ने X2 का प्राइवेट फ़ोन टैप करके इसके चंद साथियों के मुतालिक मालूमात फराहम कर ली हों और इसकी आवाज़ की नकल उतारने की मुश्क कर डाली हो, मगर ये हरकतें साफ ज़ाहिर करती हैं कि वह X2 या उसके साथियों का सूरत आसना नहीं है। उसने फ़ोन ही पर सफदर को पागलपन का स्वांग रचाने की हिदायत दी और जगह बता दी जहाँ इसे हंगामा पर बर्पा करना था। फिर इसने खुद भी वहाँ पहुंचकर हंगामा बर्पा करने वालों को पहचान लिया कि ये सफदर है। इसी तरह तनवीर को भी घेरे से निकाल कर इसकी जगह ले गया जहाँ इसे एक आदमी के सर पर शपथ रसीद करनी थी। चलो, तनवीर भी नज़र में आ गया। जूलिया पर भी इसकी नज़र इनायत होगी, लेकिन उससे अभी तक इस किस्म का कोई काम नहीं लिया गया। मगर सुनिए तो सही, बिलेक्सरी ने कुछ सोचते हुए कहा, जो शख्स भी ये हरकत कर रहा है ये भी समझता होगा कि आप इससे आगाह हो जाएंगे। खुली हुई बात है, इमरान ने सर हिलाकर जवाब दिया। फिर मेरा ख्याल है कि उस हिमाकत ही सरजर्द हुई है। मुमकिन है, इमरान ने कहा और कुछ सोचने लगा। क्या बकिया लोग महफूज हैं? बिलेक्सरी ने कहा, अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों के अलावा और किसी को इस किस्म की पैगामात नहीं मिले। खैर, बहरहाल अब मैंने प्राइवेट फ़ोन का इस्तेमाल तर्क कर दिया है। गालिबन उसी नंबर पर कहीं और भी कॉलें और रिसीव की जा रही हैं। ऐसा मुमकिन है। अब मैं तुम्हें इमरान के नंबरों से पैगाम दिया करूँगा और तुम X2 की हैसियत से नहीं, इन्हें दूसरों तक पहुँचाया करना। बहुत बेहतर, अब ऐसा ही होगा जनाब। मिस जूलिया और तनवीर के अलावा सबको मुत्तला कर चुका हूँ कि अब X2 के प्राइवेट नंबरों पर रंग करना तर्क कर दें। इन्हें मैंने तुम्हारे नंबर दिए, इसलिए बहुत ज़्यादा मोहतात रहो। बस फ़िलहाल मुझे इतना ही कहना था। इमरान उठ गया। फिर कुछ देर बाद इसकी कार जूलियाना फ्रंट वाटर की तरफ मकान के सामने रुकी। वो उतरकर बरामदे में आया और कॉल बेल का बटन दबाकर इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद अंदर से खदमों की आवाज़ आई। कौन है? जूलिया ने दरवाज़ा खोलने से खबर पूछा। बकरी का गोश्त, इमरान ने जवाब दिया। दरवाज़ा खुल गया और जूलिया दोनों घूंसे उठाकर इसके राह में हायल हो गई। जाओ, भाग जाओ, इसने कहा। तुम भी सफदरी के पास पहुंचना चाहती हो? सोचते सोचते मेरा जहन थक गया है, इसीलिए अब मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए ख्वाब और गोलियाँ लाया हूँ। बकरी का गोश्त, दफ़ा हो जाओ, खुदा के लिए बोर ना करो। मैं तुम्हें एक दिलचस्प कहानी सुनाऊँगा। पीछे हटो, वरना फिर तुम सारी रात ना सो सकोगी। बेवकूफ़ की अक्ल कहाँ होती है कि वो सोचेगा कि रात आराम के लिए बनाई गई है। जूलिया पीछे हट गई और इमरान ने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जूलिया बड़बड़ाती हुई वापसी के लिए मुड़ गई थी। इमरान ने इसके पीछे चलता हुआ नशिस्त के कमरे में पहुंचा। हाँ, बोर करो, जूलिया झटके के साथ कुर्सी पर बैठी हुई बोली। यह कमरा बहुत सलीके से सजाया गया है। इमरान चारों तरफ देखता हुआ बोला, मुझे याद पड़ता है कि इससे पहले भी कई ऐसा ही एक कमरा देख चुका हूँ। खुदा के लिए जो कुछ भी कहना है जल्दी से कह डालो, मुझे नींद आ रही है। तुम सो जाओ, मैं कहता रहूँगा। जूलिया उसे गुस्सेली नज़रों से घूरती रही। इमरान बड़े इत्मीनान से चिंगम का पैकेट निकाला और उसे फाड़ने लगा। अरे, तुम खामोश हो गए? जूलिया झिल्ला कर बोली। मैं सच कहती हूँ, पागलों की तरह चीखना शुरू कर दूँगी। परवाह मत करो, इस तरह सफदर की तनाई भी दूर हो जाएगी। वैसे क्या तुम्हें भी पागल हो जाने का हुक्म मिला? बकरी का गोश्त 4। खामोश रहो, जूलिया बुरा सा मुँह बनाकर बोली। X2 यकीनन पागल हो गया है। कितनी बार यही जुमला दोहराओगी? क्या तुम्हें भी? हाँ, मुझे भी, लेकिन मैं अब इसके मुतालिक नहीं सोच रही। मुझे नींद आ रही है। मैं सच कहता हूँ कि अगर तुमने संजीदगी से मेरे सवालत का जवाब ना दिया तो हमेशा के लिए सो जाऊँगी। क्या मतलब? हालात ऐसे ही हैं। X2 के फरिश्तों को भी इल्म नहीं है कि सफदर और तनवीर पर क्या गुजरी। साफ साफ बताओ, X2 ने इस किस्म के अहकामात नहीं जारी किए थे। फिर तुम बकरी का गोश्त क्यों बेचते फिर रहे हो? जूलिया ने जले कटे लहजे में कहा। मेरे नसीबों में यही है, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला।
लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत बड़े ख़तरे से आगाह कर रहा हूँ। एक्स2 तो बेचारा कई दिनों से बीमार है। उसने पिछले हफ्ते से अब तक मेरे अलावा और किसी से गुफ्तगू नहीं की। फिर जूलिया एक बैग उछल पड़ी। कोई इसका प्राइवेट फ़ोन टैप करता रहा है। यही नहीं बल्कि उसने एक्स2 बनने की भी कोशिश की है, इमरान ने कहा, और इस सिलसिले में वो सारे नुक्ते बयान कर दिए जिन पर ब्लैक ज़ेरू से भी गुफ्तगू कर चुका था। मगर इसका मकसद क्या हो सकता है? जूलिया ने हरस से कहा। फ़िलहाल हमें मकसद के चक्कर में ना पड़ना चाहिए। अब तुम बताओ कि इसने तुमसे क्या कहा है? अभी तक तो वो मुझसे महज सफदर के मुतालिक रिपोर्टों लेता रहा, मगर शायद 2 घंटे पहले की बात है कि इसने एक काम मुझे भी सौंपा था, लेकिन मैं इसकी नैयत के मुतालिक चकरा रही थी। क्या काम था? बस इतना कि कल मैं 10 से 11 बजे तक म्यूनसिपल टावर के नीचे खड़ी रहूं। मेरे हाथों में ताज़ा गुलाबों का एक गुलदस्ता होना चाहिए। ओह, इमरान ने तवील सांस ली। क्यों, क्या नतीजा अख्ज़ा किया तुमने? जूलिया ने मुस्तबराना अंदाज में पूछा। अभी मैं कोई नतीजा नहीं अख्ज़ा कर सका, लेकिन तुम्हें एक मशवरा ज़रूर दूंगा। क्या? तुम जानती हो रोशी कहाँ रहती है? हाँ, जानती हूँ। तुम्हें कुछ दिन रोशी के फ्लैट में क़याम करना पड़ेगा और रोशी तुम्हारी जगह ले लेगी, यानी वो यहाँ आकर रहेगी। जूलिया ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा। यकीनन इसके बगैर काम नहीं चलेगा। आखिर क्यों? क्या मैंने अभी नहीं कहा कि इस तरह वो नामालूम आदमी एक्स2 के महत्वों से रोशनास होना चाहता है? फिर रोशी से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि वो तुमसे ताल्लुक़ रखती है। मैं कहता हूँ मुझसे बहस ना करो। मैं एक्स2 की इजाज़त हासिल किए बगैर ऐसा नहीं कर सकती। इसे तकलीफ़ ना दो, वो बीमार है। कुछ भी हो, ज़बान हिलाने से मर नहीं जाएगा। अच्छी बात है, चलो वहाँ उस कमरे में जहाँ फ़ोन है मैं खुद ही जाकर मालूम कर किए लेती हूँ। क्या वो इतना अहमक है कि टेप किए जाने वाले नंबरों पर अपने किसी मातहत से फ़ोन करेगा? फिर इसने मुझे दूसरे नंबर नोट करवा दिए हैं, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि वो मुझ तक ही महदूद रहे। मैं नंबर डायल करूँगा, तुम गुफ्तगू कर लेना। चलो, जूलिया उठती हुई बोली। फ़ोन उसके ख्वाबगाह में था। इमरान ने यहाँ आकर इस तरह ब्लैक ज़ेरू के नंबर डायल किए कि वो जूलिया इन्हें नोट ना कर सकी। फिर इसने माउथपीस में कहा, मैं इमरान बोल रहा हूँ। जूलिया ना मेरी तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं रखती। फिर वो कुछ सुनता रहा और इसके बाद रिसीवर जूलिया की तरफ बढ़ा दिया। वो कुछ मुज़हमल से नज़र आने लगी। यस, इट इज़ जूलिया ना सर, जूलिया ने माउथपीस में कहा और इमरान की तजवीज़ दोहराकर दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज़ सुनने लगी। कई बार उसके चेहरे पर जर्दी सी नज़र आई थी। आखिरकार उसने मनक़ता करके ठंडी सांस ली। क्यों? इमरान ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मेरी समझ में नहीं आता कि वो तुम पर इतना इत्तेमाद क्यों करता है। क्योंकि मेरी तरफ से बेइत्तेमादी अब तक बहुतों को ले डूबी है। वो कहता है कि मैं चूँ चरा तुम्हारे मशवरों पर अमल करूं। तुम बताओ कि तुमने क्या फ़ैसला किया है? कुछ नहीं, मैं वही करूंगी जो एक्स2 कहेगा। बस तो तुम अभी इसी वक्त रोशी के फ्लैट पर पहुंच जाओ। मैं उसे फ़ोन पर सब कुछ समझा दूंगा। अगर मेरी कालें भी टेप की जाती हो तो? जूलिया ने कहा। नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हो रहा। मगर किस बिना पर यह ख्याल है? इस बिना पर कि तुम इस दौरान में कई बार मुझसे फ़ोन पर गुफ्तगू कर चुकी हो। लिहाजा अगर यही बात होती तो मुझे भी ऐसी ही किसी ऊटपटांग हरकत पर मजबूर किया जाता। फिर यह बकरी का गोश्त तुम्हारी तस्कीन के लिए बेचूंगा। गोश्त भी इस रेट से फ़रोख्त कर सकता हूँ। बस अब तुम जाओ, तुम्हें देर ना करनी चाहिए। बकिया मैं देख लूँगा। दूसरे दिन इमरान म्यूनसिपल टावर के सामने वाली रेस्टोरेंट में बैठा किसी ख़ास वाक़े का मुंतज़र था। यहाँ से उसे रोशनी साफ नज़र आ रही थी क्योंकि वो म्यूनसिपल टावर से रेस्टोरेंट का फासला ज़्यादा ना था। रोशी के दाहिने हाथ में ताज़ा गुलाबों का गुलदस्ता था और ऊपर टावर की घड़ी 11:15 बजा रही थी। इमरान की नज़रें रोशी की तरफ थी। 15 मिनट भी गुजर गए। टावर ने 11 बजाए, 11 के लिए घंटे बजाए और रोशी वहाँ से चल पड़ी। वो पैदल ही चल रही थी। इमरान रेस्टोरेंट से निकल आया और रोशी से तकरीबन 300 गज के फासले पर चल रहा था, लेकिन यह कहना आसान नहीं था कि वो इसका ताक़ब ही कर रहा था। इमरान ने रोशी को पहले ही से समझा दिया था कि म्यूनसिपल टावर से रवानगी के बाद वो गलियों और कूचों में घुसती हुई जूलिया के घर की तरफ वापस आए। इमरान की स्कीम के मुताबिक जूलिया रोशी के फ्लैट में चली गई थी और रोशी जूलिया के घर चली आई थी और इस फ्लैट का एक कामयाब अदाकारा की तरह अपना रोल अदा कर रही थी। वो इस अंदाज में
सड़ी बसी गलियों में दाखिल हो रही थी, जैसे जल्द से जल्द घर पहुंचने के लिए मुख्तसर रास्ता अख्तियार कर रही हो। और ये एक पस्ताखद और मजबूत जिस्म का आदमी था। उम्र 30 और 40 के दरमियान ही होगी। लिबास के इस्तेमाल के मामले में बासलीका मालूम होता था। चलने के अंदाज से ज़ाहिर होता था कि वो दिखावे और तज़क्की व एहतशाम का भी आदी है। कुछ देर बाद रोशी जूलिया के घर में दाखिल हो गई और वो आदमी आगे बढ़ता चला गया। अगले चौराहे पर इमरान ने उसे रुकते देखा। इमरान भी एक बुक स्टॉल के शोकेस पर झुक पड़ा और इस वक्त चौंका जब एक टैक्सी उस आदमी के करीब रुकी। ये एक बौखला देने वाली सिचुएशन थी। अगर वो निकल जाता तो इमरान की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। उसने भी बड़ी तेज़ी से उसी तरफ कदम बढ़ा दिए। टैक्सी हरकत में आ गई थी, लेकिन इमरान भी उसी से पीछे नहीं रहा। उसे भी फ़ौरन ही दूसरी टैक्सी मिल गई और इत्ताक़ब का सिलसिला मुनक़ता ना हो सका। कुछ देर बाद अगली टैक्सी आलमगीर पार्क के फाटक पर रुक गई। ये शहर के बड़े पार्कों में से था और यहाँ उमूमन हर वक्त ही खासी भीड़ रहा करती थी, क्योंकि यहाँ म्यूनिसिपल चिड़ियाघर भी था। पस्ताखत अजनबी टैक्सी से उतरकर पार्क में दाखिल हो गया। इमरान ने भी थोड़े ही फासले पर टैक्सी छोड़ दी और पैदल चलता हुआ खुद भी पार्क में दाखिल हुआ। पस्ताखत आदमी अभी तक इसकी नज़रों ही में था। वो एक खाली बेंच पर बैठ गया। अंदाज से यही मालूम हो रहा था जैसे उसे किसी का इंतज़ार हो। वैसे उसने जेब से एक अखबार निकालकर इसे पढ़ना शुरू कर दिया था। इमरान भी इसके करीब ही एक बेंच पर जा बैठा और इस बेंच पर सिर्फ एक ही आदमी के लिए जगह थी, क्योंकि पहले ही से इस पर 4 आदमी मौजूद थे। तकरीबन आधे घंटा गुजर गया और वो आदमी उसी तरह बैठा अखबार देखता रहा। इमरान को उलझन होने लगी। उसे तौक़्क़ो थी कि वह जूलियाना का घर देख लेने के बाद अपने ठिकाने ही पर वापस जाएगा। 1 घंटा गुजर जाने पर उसे एक खूबसूरत सी यूरोशियन लड़की नज़र आई, जो इस आदमी के बेंच की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो करीब आई, वो अखबार की एक तरफ डालकर खड़ा हो गया। खड़े होने का अंदाज़ रस्मी नहीं मालूम होता था, बल्कि शायद वो एहतरामन ही उठा था। लड़की भी उसी बेंच पर बैठ गई और दोनों इतनी धीमी आवाज़ में गुफ्तगू करने लगे कि इमरान ने इससे ज़्यादा दूर ना होते हुए भी कुछ ना सुन सका। लेकिन वो लड़की के चेहरे की उतार चढ़ाव से अंदाज़ा कर रहा था कि वह इसकी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। कुछ देर बाद उस आदमी ने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और इसका एक वर्क फाड़ कर लड़की की तरफ बढ़ा दिया। इमरान फिर उलझन में पड़ गया था। वो सोच रहा था कि अगर दोनों के रास्ते अलग अलग हुए तो वो इनमें से किसको तरजीह दे। वैसे बादी नज़र में वो यही मालूम हुआ था जैसे उस आदमी ने लड़की को अब तक की रिपोर्ट दी हो, लेकिन ये अंदाजे की गलती भी हो सकती थी। ये भी मुमकिन था कि दोनों में इस मसले पर गुफ्तगू ही ना हुई हो जिससे इमरान को दिलचस्पी थी। मगर उसने नोटबुक से एक वर्क फाड़ कर इसे क्यों दिया था? लड़की ने कागज़ का वो टुकड़ा तय करके अपनी वेंटी बैग में डाल लिया था। इस नुक्ते पर थोड़ी देर गौर करने के बाद इमरान फैसला किया कि अगर इस दोनों की राह अलग अलग हुई तो लड़की का ताक़ब करेगा। कुछ देर बाद मर्द उठ गया, लेकिन लड़की वहीं बैठी रही। इमरान बैठे बैठे तंग आ गया था। इसने सोचा ही था कि अब कुछ शुरू करना चाहिए कि लड़की खुद ही उठ गई। वो बंदरों के खटेरों की तरफ जा रही थी। इमरान भी उठा, लेकिन उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए दूसरी राह इख्तियार की और इसी कठेरे पर पहुँच गया जहाँ लड़की पहले से मौजूद थी। वो बंदरों के लिए मूंगफली फेंक रही थी। वहाँ कई और भी लोग थे। इमरान लड़की का करीबी था और इस वक्त उस चेहरे पर हिमाकत आ रही थी। इसके इन्हमाक से ये मालूम हो रहा था जैसे वो वहाँ खुद को थना समझ रहा हो। बंदर उछल कूद कर रहे थे। दफ्तर एक बंदर ने इमरान की तरफ देखकर दांत निकाल लिए और इमरान ने भी झिल्लाए हुए अंदाज में इसे मुंह चढ़ा दिया। फिर इस तरह बड़बड़ाने लगा जैसे बंदर का दांत निकालना इसे बेहद गिरा गुजरा हो। बड़बड़ाते वक्त एक बार दांत पीस कर उसने बंदर को घूंसा भी दिखाया था। ये न सिर्फ लड़की बल्कि दूसरे लोग भी इमरान की तरफ मुतवज्जो हो गए, लेकिन इमरान बज़ाहिर उनसे बेखबर इसी अंदाज में बड़बड़ाता और